नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपने जियोग्राफी पढ़ रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी में अपने पहले टॉपिक सामान्य परिचय पढ़ लिया था। उसके बाद में अपने भौतिक प्रदेश पढ़ते हुए उसके बाद नदियाँ पढ़ी थी। नदियों के बाद में आज अपने जो राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं और झीलों के माध्यम से अपने भविष्य प्रयोजन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले अपने जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक में से अपने जैसे भौतिक प्रदेश है या झीलों के बारे में है या सामान्य परिचय है या फिर नदियां हैं, इनमें से सारा एग्रीगेट आगे जो टॉपिक है इनमें मिला करके एक मैराथन आने वाली है। उस मैराथन के लगभग 500 के आसपास प्रश्न आएंगे और काफ़ी लेंथ होगी इसकी। तो ऐसे में अपने उसको कवर करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से भी कवर कर लेंगे। जो बच्चे हैं प्रश्न या कोई बच्चे कुछ या फिर अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अपने विश्लेषण रूप से पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर टॉपिक नहीं आया है, अगर कोई बात नहीं आई है तो वो प्रश्नों के माध्यम से अपने को क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ में कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी अपने पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अभी जो पहले के प्रश्न जो बनते थे, आज से 5 साल पहले प्रश्न बनते थे या फिर 10 साल पहले प्रश्न बनते थे, उनका जो पैटर्न है वो जीके वही है, पैटर्न चेंज हो गया है, प्रश्न उत्तर पूछने के जो उनका जो सिस्टम है वो चेंज हो गए हैं। अब वर्तमान में कथनों के आधार पर या फिर कई सारे मतलब आंसर दे करके उसमें से एक चूज करना होता है, ऐसे प्रश्न दे करके वो पूछते हैं। और आंसर उत्तर प्रश्न वही है, पर उनको यानी थोड़ा सा और क्या है कि उसमें एक प्रश्न में मतलब 5-7 उत्तरों को शामिल करके और उसमें पूछ लिया जाता है, इसमें से एक मिस्टेक होती है, उसमें वो मिस्टेक वाले आंसर को छांटना होता है। ऐसे में आज अपने बात करेंगे यानी राजस्थान की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की नदियों के बारे में पूरा अध्ययन कंप्लीटली करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की झीलें। सॉरी, राजस्थान की झीलें नहीं है, अपने नदियाँ नहीं है, झीलों के बारे में बात करेंगे। तो झीलों के बारे में अपने बात करेंगे तो ये झीलें हैं। सबसे पहले इनका क्या है कि ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद में झीलों के बारे में बात करेंगे, फिर बांध के बारे में थोड़ी सी इसमें बात करने वाली है। और प्रमुख बांध कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी अपने बात करते हुए आगे चलेंगे। कृत्रिम झीलें कौन सी हैं इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे इसमें। और उसके बाद में प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ग्रेटर झील के बारे में भी अपने इसमें जिक्र किया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान, जो राजस्थान प्रदेश है या स्टेट है, उसमें अपने जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें, उन दोनों को साथ साथ में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपने विस्तार से देख लेंगे आगे, और एक बार इसको नाम से पढ़ लेते हैं। जैसे सांबर झील के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, यानी सांबर झील जब स्कूलों में पढ़ते हैं तब भी अपनी किताबों में आता है। और उसके बाद में सांबर झील का नाम लेते ही अपने यानी खारे पानी की झील यानी अपने को नज़र आती है। या फिर सांबर झील जो है वो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में है अभी वर्तमान में, जयपुर ग्रामीण। और इसके साथ में यानी सांबर झील जो है 3 स्टेट में थी पहले, 3 जिलों में थी। अब सांबर झील जो है अभी उसके ज़िले जो है चेंज हो गए, नए बनने के बाद में इसके ज़िले क्या हो गए, चेंज हो गए। जयपुर से जयपुर ग्रामीण हो गए है। और उसके बाद में एक डीडवाना कुचामन भी है, ठीक है। और उसके बाद अजमेर, ये 3 जिले इसमें, अजमेर तो पहले भी था और अभी भी है। और यहाँ नागौर की जगह क्या आ गया है, डीडवाना कुचामन आ गया है। और जयपुर की जगह क्या आ गया है, जयपुर ग्रामीण आ गया। तो ये सांबर झील अब इन 3 जिलों में है। और उसके बाद अपने बात करते हैं डीडवाना की बात करते हैं। तो डीडवाना झील डीडवाना में ही है, डीडवाना कुचामन में है। तो डीडवाना कुचामन में। और पंचपदरा झील है, ये बाड़मेर में दिखा रखा है इसमें। और ये पंचपदरा बालोतरा में है। कहाँ पर है ये, बालोतरा में। नए जिलों के अपडेट के अनुसार लोणकंसर झील है, ये बीकानेर में है, ठीक बात है। और अन्य झीलें इनके बारे में अपने बात करेंगे। फिर उसके बाद में मीठे पानी की मुख्य झीलें उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो उदयपुर में पिछोला झील है, ठीक है। और फतेह सागर झील है उदयपुर में, और उदय सागर झील है। जयसमंद भी उदय सागर यानी उदयपुर में ही थी, परंतु अब जिला नया बनने के बाद में सलूम्बर में आ गई है। अब ये जयसमंद झील है किस में है, सलूम्बर में है। और इससे पहले किस में थी, ये उदयपुर में थी। अजमेर में कौन सी झील है, अजमेर की झीलों के बारे में बात करें तो ये अपने को आती है अन्ना सागर और पुष्कर और फाय सागर, ये अजमेर की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें। अन्य झीलों के बारे में राजसमंद के बारे में बात करेंगे, नक्की झील है उसके बारे में बात करेंगे। राजसमंद में ही है, नक्की झील माउंट आबू यानी सिरोही में है, और कोलायत झील बीकानेर में है, और सिल्लीसेठ झील अलवर में है, और गढ़सीसर झील है ये अपने जैसलमेर में पड़ती है। इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार अपने
नाम के हिसाब से थोड़ा सा देखा है। चलते हैं इसको आगे, देखते हैं इसमें, यानी जैसे मान लो कि ये मैप दे रखा है, मैप के माध्यम से अपने बात करें तो 1 मिनट होल्ड रखना भाई, 1 मिनट। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं आगे, यानी एक बार अपने क्या है कि मानचित्र में देख लेते हैं। और मानचित्र में देखो अपने सबसे पहले मानचित्र में देखिए यहाँ पे लोनकनसर झील, देखो ये खारे पानी की और मीठे पानी दोनों झीलें दे रखी है इसमें। यानी जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, रेड कलर में लिखी हुई है, ये खारे पानी की झीलें हैं। और जो इसमें ब्लू कलर में आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये इसमें जो है स्थान, ये अपने मीठे पानी की झीलों का है। तो अपने इसमें देखो ताल छापर झील है, ये चूरू में है, खारे पानी की झील है। लोनकनसर झील है, ये बीकानेर में है, ये खारे पानी की झील है। लोधी है, ये भी खारे पानी की है। पोखरन है जैसलमेर में, खारे पानी की झील है। कावोद है, ये भी खारे पानी की झील है जैसलमेर में। पंचपदरा बालोतरा में है, ये भी खारे पानी की झील है। और बाप यहाँ पर खारे पानी की झील जोधपुर में। और डेगाना, ये भी खारे पानी की झील नागौर में है। और डीडवाना कुचामन, ये कहाँ पर है, ये अपने देखो डीडवाना कुचामन क्षेत्र में आती है, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करते हैं सांबर झील, ये एक डीडवाना कुचामन जिला है, यहाँ का कुछ भाग ये है, और कुछ भाग इसका अजमेर आ गया, और कुछ भाग इसका जयपुर ग्रामीण वाला आ गया। ये जयपुर ग्रामीण की यहाँ पर सीमा है, ठीक है। और ऐसे में रेवासा झील है, ये सीकर में पड़ती है। रेवासा झील खारे पानी की झील है, और ये इतनी खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। उसके बाद मीठे पानी की बात करें तो कोलायत झील है, बीकानेर में, ये मीठे पानी की झील है। कोलायत झील बीकानेर में मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है कोलायत झील। और उसके बाद कायलाना झील है, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। ये भी मीठे पानी की झील है, ये फलोदी के अंतर्गत आती है अब कायलाना झील, ठीक है। और इसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर, यानी बाल समंद झील है। बाल समंद है, ये कहाँ पर है, ये अपने जोधपुर में है। और उसके बाद में अन्ना सागर झील है, ये देखो अन्ना सागर, ये अन्ना सागर देखो, यहाँ पर अन्ना सागर है। और फाय सागर है, और पुष्कर है, ये किस में है, ये अजमेर ज़िले में है। तो अन्ना सागर या अन्ना सागर, ठीक है, अन्ना सागर, फाय सागर पुष्कर में है। और पुष्कर, फाय सागर और अन्ना सागर ये अजमेर में है, ठीक है। इसके साथ सिल्लीसेड, ये सिल्लीसेड अलवर में पड़ती है। और यहाँ पर देखो राजसमंद में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में राजसमंद झील है। और पिछोला झील है, ये उदयपुर में। उदय सागर झील है, ये भी उदयपुर में है। और फतेह सागर झील है, ये भी उदयपुर में है। और जयसमंद झील है, ये सलूम्बर में। जयसमंद झील है, ये कहाँ पर है, सलूम्बर में। तो चलते हैं इसको एक एक करके अपने पढ़ते हैं। फिर खारे पानी की पहले अपने झीलें की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये बात करते हैं कि खारे पानी की झील है, जो ये किसका यानी भाग या अवशेष माना जाता है, तो ये टेथी सागर का भाग माना जाता है। जैसे अपने इस जियोग्राफी में पढ़ते हैं, कौन से में, इंडिया जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तो वहाँ टेथी सागर का और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसका विस्तार से बताया गया है। तो जब आप जियोग्राफी यानी जो अपने इंडिया की जियोग्राफी पढ़ोगे, उसमें आपको यानी विस्तार से यानी टेथी सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन सभी के बारे में बताया गया। और टेथी सागर, और यहाँ इस टेथी सागर की वजह से इसका निर्माण, ये खारे पानी का सागर और सागर होने की वजह से ये जो झीलें हैं खारे पानी की, ये इसी का अवशेष मात्र मानी जाती है। और सर्वाधिक जो झीलें हैं वो कहाँ पर है, नागौर में है। सर्वाधिक झीलें कहाँ पर मानी जाती है या कहाँ पर पाई जाती है, खारे पानी की नागौर में। खारा होने के कारण क्या है, इन झीलों के या नीचे क्या है, माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें मिलती है इसके नीचे, यानी इन खारा पानी होने के कारण इनके, क्योंकि इन झीलों के नीचे क्या है, माइका सिस्ट चट्टानें हैं, उनकी वजह से क्या है, ये झीलें या उनका जो जल है वो खारा हो जाता है। और खारे पानी की प्रमुख झीलें को बात करें तो ये सांबर झील आएगी एक तो इसमें, और पंचपदरा बालोतरा वाली आएगी, और लोनकनसर आएगी, और डीडवाना झील आएगी, जो डीडवाना कुचामन में है। अन्य झीलों की बात करें तो अपने अन्य झीलों में कौन कौन सी आती है,
खारे पानी में डेगाना आती है, ठीक है, नावा आती है नागौर में, डेगाना नागौर में, और कुचामन ये डीडवाना कुचामन में। फलोदी फलोदी में है, और बापरण जो बाप है ये क्या है, जोधपुर में है, ठीक है, और पोखरण जैसलमेर में है, कावोद झील ये भी जैसलमेर में है, ठीक है, और रेवासा झील सीकर में है, काछोरा झील ये भी सीकर में है, और ताल छापर चूरू में है। तो काछोरा झील ध्यान रखना भी एक अपने, ताल छापर जो चूरू में है, और काछोरा झील है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि ये नाम अलग है, सबसे नाम अलग है। तो ये काछोरा झील कहाँ पर है, सीकर में है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे आप क्या करोगे, खारे पानी की झीलें हैं। तो इसमें डेगाना, नावा, कुचामन, और इनको एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक याद रह जाएगी ये कौन सी खारे पानी की है, मीठे पानी की झीलें हैं। तो पहले अपने क्या करते हैं साड़ी का पल्लू, एक ट्रिक है इसमें। साड़ी का पल्लू उतारे फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। रे कर दो, ठीक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से क्या आता है, सांबर। डी से क्या आता है, डीडवाना। का से क्या आता है, कावोद जैसलमेर। पै से क्या आता है, पंचपदरा। लू से क्या आता है, लून कर्णसर। तो इसमें जैसे मान लो कि डीडवाना और पंचपदरा, पंचपदरा, और इसमें लू से लूनकनसर, फिर कू से कुचामन, और ता से ताल छापर, और फा से फलोदी, और डे से डेगाना, और रे से रेवासा। रे से रेवासा, ये जिले हैं। तो एक वाक्य आप याद रखो, क्या याद रखोगे एक वाक्य आप याद रखो क्या, एक जो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक है, ये याद रखो। कौन सी, यानी इसकी खारे पानी की झीलों की ट्रिक है ये। आगे चलते हैं, इनको देखो एक बार और देख लो मैप में। लोनकनसर झील है, और ताल छापर झील चूरू में है, लोनकनसर बीकानेर में है, फलोदी जोधपुर में या फलोदी में है, बाप जोधपुर में है, पोखरण जैसलमेर में, कावोद झील जैसलमेर में, पंचपदरा बालोतरा में है, और डेगाना और कुचामन और नावा। नावा झील देख लेना, इसमें नावा झील नया नाम है, नावा झील ये नागौर में है, और ये डीडवाना और सांबर झील ये तीनों स्टेट अपने तीनों जिलों में है। तो कौन सा, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और डीडवाना कुचामन, इन तीनों में ये शामिल है। इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं उन सभी के बारे में नदियों वाले टॉपिक में अपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। और जिसने अभी आज पहली बार देख रहे हैं नदियों के बारे में, तो झीलों से संबंधित जो क्लास है वो नदियों से संबंधित देख करके क्लास झीलों की देखें तो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा समझ में आती है। और कुछ टॉपिक क्लियर बात वहाँ पर भी की गई है, कहाँ पर, नदियों वाले टॉपिक में भी जो टॉपिक उसमें भी क्लियर की गई है कौन कौन सी नदियाँ इस कौन सी झील में आती है। रेवासा झील की बात करें तो सीकर में है, और काछोर झील है ये कहाँ पर है, सीकर में है। और ऐसे में अपने ये खारे पानी की झीलों के बारे में एक बार देख लिया। उसके बाद में अपने बात करते हैं सांबर झील। सांबर झील के विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें अवस्थिति कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति है जयपुर ग्रामीण में, और डीडवाना कुचामन में, और अजमेर में, ठीक बात। उसके बाद में ये किसका निर्माण काल के बारे में पूछे तो तैथी सागर का अवशेष माना जाता है इस सांबर झील को, और बिजोलिया शिलालेख में इसमें वासुदेव चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया माना जाता है।
और ये कब की बात है? ये बात है 551 ईस्वी की। बिजोलिया शिलालेख, कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख में। ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर झील है इसका निर्माणकारी कौन है, या निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और कब? ये 551 ईस्वी के दौरान। राजस्थान की सबसे बड़ी झील एवं भारत में 3rd नंबर की सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी है, कौन सी है? सबसे बड़ी है, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी। और फर्स्ट कौन सी है? ये है चिल्का झील। कौन सी है? उड़ीसा में है चिल्का झील। और ये अपने 3रे नंबर की झील आती है। और अपने भारत की बात करें, इसकी चौड़ाई बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर तक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर के आसपास है। और सेकंड कौन सी है? यानी अगर बात करें तो ये देखो, भारत में 3rd सबसे बड़ी झील है, भारत की 3री सबसे बड़ी झील है। तो पहली कौन सी है? पहली इसमें चिल्का झील है। तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी इसमें पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दोनों की सीमा या दोनों के क्षेत्र या दोनों स्टेट में ये फैली हुई है ये झील। और इसमें दूसरी और पहली कौन सी है? चिल्का झील। और तीसरी कौन सी है? तीसरी इसमें आती है सांबर झील, जो राजस्थान में है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी 3 से 12 इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी है 32 किलोमीटर के आसपास। भारत में सबसे बड़ा आंतरिक जो नमक उत्पादन है वो, यानी आंतरिक नमक उत्पादन केंद्र जो है वो 8%, यानी यहाँ से उत्पादन होता है नमक का, वो यहीं से होता है, सांबर से। और यहाँ पर नमक उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? HCL कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा। यहाँ पर राजस्थान का 80% नमक है, राजस्थान का 80% नमक यहाँ से उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? HCL यानी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी स्थापित है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट, यहाँ पर क्या है? सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ एक विधि है नमक उत्पादन करने की, उसे बोलते हैं कयार विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? कयार विधि। तो ध्यान रखो, ये कयार विधि है। और सांबर झील में या सांबर में नमक उत्पादन करने की विधि है, यानी सांबर में किस विधि से अपने यहाँ पर क्यारी बना करके और क्यारियाँ बना करके ऐसे और नमक उत्पादन करते हैं, तो ये इसे बोलते हैं कयार विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? कयार विधि, कयार विधि, ठीक है। और देव यानी तीर्थ स्थल है यहाँ पर क्या है? देव यानी तीर्थ स्थल है, जो क्या माना जाता है? तीर्थों की नानी माना जाता है, तीर्थों की नानी माना जाता है, देव यानी तीर्थ स्थल। सांबर के पास ही है, यहाँ पर कहाँ पर है ये? सांबर झील के पास ही है देव यानी तीर्थ। यहाँ पर क्या होता है कि यह झील राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन भी है। यहाँ आंतरिक प्रवाह सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है, क्योंकि इसमें 4 नदियां आकर के गिरती है। कितनी नदियां आकर गिरती है? 4 नदियां इसमें आकर गिरती है। कौन सी? एक तो मंथा नदी है, या मैथा बोलते हैं इसको, मैथा। और एक इसमें खारी नदी है, एक इसमें आती है खंडेला नदी है जो सीकर से आ रही है, और एक इसमें रूपनगढ़ जो अजमेर से आती है। रूपनगढ़ है, खारी है और मंथा नदी है। ये 4 नदियां हैं जो अपने इसमें यानी जल अपना प्रवाहित करती है, या इसमें जल, इसमें इन 4 नदियों का जल इसमें अपने सांबर झील में आता है। तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान यानी जो यह क्या है कि जो झील राज्य की सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह है। सबसे बड़ा आंतरिक कैसे हो गया? क्योंकि ये 4 झीलें आकर के यहाँ पर गिरती है, तो ये आसपास से पानी लेकर आती है। तो ऐसे में 4 झीलों का ये प्रवाहित क्षेत्र है जो सांबर झील में इकट्ठा होता है। 1990 की बात है ये। 1990 में रामसर कन्वेंशन स्थल में शामिल हो गई थी ये झील, रामसर साइट में शामिल कर दिया था इसको। यानी जो आर्द्र भूमियों का जो अपने साइट है उसमें, यानी पूरे विश्व की आर्द्र भूमि, यानी रामसर कहाँ पर है? ईरान में। यहाँ पर यानी जो समझौता या जो बैठक हुई, और इसके तहत पूरे विश्व में कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी, यानी जैसे कहीं भी कोई आर्द्र भूमि है या फिर कोई आर्द्र भूमि या फिर कोई नम भूमि है, उन भूमियों को क्या कर दिया? राष्ट्रीय स्तर की घोषित करके, और उसको बचाने के लिए या वहाँ पर उनको सिलेक्ट किया गया। तो अपनी जो ये झील है, सांबर झील है, इसको भी बचाने के लिए इस रामसर साइट में घोषित या फिर सिलेक्ट किया गया है, और ये 1990 में इसको सिलेक्ट किया था। इसका तल जो समुद्र तल से नीचा है, इसका तल जो है वो समुद्र तल से क्या है? नीचा है। और यहाँ 400 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाए गए हैं। 400 मेगावाट के सौर संयंत्र, यानी यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र लगाए गए हैं।
तो ये ध्यान में रखना कि सौर ऊर्जा से या 400 मेगावाट के सौर संयंत्र है वो कौन सी झील के किनारे पर है, ये अपने बता सकते हैं कि सांबर झील के किनारे पर है। इतनी बातें आपने याद रखनी है। देव यानी तीर्थ स्थल के बारे में क्यार विधि है, HCL जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर काम करती है, और बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और कौन से 3 जिलों में आती है इनके बारे में, और टैथी सागर का भाग है ये माना जाता है, और 1990 में इसको रामसर साइट में घोषित कर दिया गया था। और सौर संयंत्र की बारे में और चारों नदियों के बारे में याद रखोगे, तो इतना या इसमें यानी इस सांबर झील के बारे में याद रखोगे। आगे बात करते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि यहाँ सांबर झील में उत्तरी एशिया से हजारों फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पर आते हैं जिसे अपने राजहंस बोलते हैं, वो यहाँ पर यानी कब आते हैं, सर्दियों के मौसम में आते हैं। और उत्तरी एशिया से आने वाले जो फ्लेमिंगो पक्षी राजहंस है वो यहाँ सांबर में आकर के रुकते हैं और कुछ महीने के लिए रुकते हैं, और उसके बाद में फिर सर्दियाँ खत्म हो जाती है तब ये यहाँ से अपने यानी निवास स्थान चेंज कर लेते हैं। 2019 में हजारों की संख्या में पक्षियों की मृत्यु होने के कारण ये चर्चा में रहा था काफ़ी, यानी यहाँ पर बैक्टीरिया पोल्यूशन इन लेक की वजह से, यानी बैक्टीरिया पोल्यूशन इन लेक की वजह। तो यहाँ पर अपने बात कर रहे थे यानी मृत्यु वाली और फ्लेमिंग और राजहंस वाली अपने बात कर रहे थे। थोड़ा सा टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैनुअल कर दो उसको, बोलो उसको मैनुअल कर देंगे, हो गया एक बार शायद। चलो आगे चलते हैं फिर अपने। तो जो ये सांबर झील है, देखो यहाँ पर सांबर झील है और यहाँ पर मंथा नदी आ रही है, ये देखो इधर से मंथा नदी, और इधर से आ रही है कौन सी, यानी खंडेला नदी सीकर से आ रही है, और इधर से आ रही है रूपनगढ़ नदी है, और ये आ रही है नदी यहाँ से रूपनगढ़, और इसमें एक चौथी नदी कहाँ पर है, मंथा जो रूपनगढ़, और इसमें खारी नदी वो इधर से आएगी, खारी नदी। ये रूपनगढ़ नदी यहाँ से आ रही है, रूपनगढ़ ये नदी है रूपनगढ़, और एक खारी नदी भी यहाँ से इंटर करती है, और ये 4 नदियों का प्रवाहित क्षेत्र है। शाकंभरी माता का मंदिर है यहाँ पर, कौन सी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने, इतनी बात अपने यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है भी। और ये सांबर झील का थोड़ा सा मैप आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, परंतु ये इसी तरीके से ये 4 नदियाँ आकर के नदियों के बारे में बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, डीडवाना झील, या डीडवाना कुचामन में पड़ती है, और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई इसकी? 3 किलोमीटर है, और चौड़ाई इसके 3 से लेकर के 6 किलोमीटर। नमक खाने योग्य नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ NaCl के स्थान पर क्या है, Na2 यानी सोडियम सल्फेट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। Na2SO4 यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। NaCl अपने को चाहिए, NaCl यानी यहाँ Na, हाँ ये Na यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, Na2 और SO4, और NaCl के स्थान पर यहाँ पर कौन सा है, अपने सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इसका उपयोग कांच बनाने और इसका कागज और चमड़ा इनके मतलब उपयोग में लिया जाता है। किसका? जो NaC अपने सोडियम सल्फेट है इसका, ये खाने योग्य नमक नहीं है। और यहाँ देवल जाति के लोग हैं नमक बनाते हैं, कौन से यानी जाति के, देवल जाति के। ध्यान रखना, जो सांबर वाली बताई थी बात अपने, वहां पर क्यार पद्धति है ना, वो क्यार पद्धति, ये ध्यान रखना, ये क्यार विधि बोल दो या पद्धति बोल दो। यहाँ पर यानी देवल जाति के लोग यहाँ पर नमक बनाते हैं, और यहाँ RSCl के द्वारा अमोनियम सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ राजस्थान स्टेट यानी केमिकल लिमिटेड, ये RSCl के द्वारा अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हो रही है डीडवाना झील के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं, खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं, और इसमें डीडवाना और सांबर झील अपने पढ़ चुके हैं। फिर अपने पंचपदरा की बात आती है। ये पंचपदरा बालोतरा जिले में है, बालोतरा यानी बाड़मेर से अलग हुआ जिला है, और इस जिले में पड़ती है। ये पंचा भील के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये पंचा भील के द्वारा बनाई हुई या निर्मित मानी जाती है। उत्तम श्रेणी का नमक यहाँ पर मिलेगा अपने को, कौन सा नमक मिलेगा? उत्तम श्रेणी का नमक मिलेगा, और इसमें 98% यानी NaCl की मात्रा होती है, जो खाने योग्य नमक है
और ये यानी 98% तक इसमें क्या है, NaCl है, और ये उत्तम श्रेणी का नमक माना जाता है। कौन सा? पंचपदरा बालोतरा वाला। RSCL द्वारा यहाँ नमक उत्पादन यानी 1964 से शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मोरली नामक झाड़ी है, मोरती नहीं है यहाँ पर, मोरली नामक, मोरली नामक झाड़ी है। मोरली नामक झाड़ी झाड़ी है ये। इस झाड़ी से खारवाल जाति के लोग, देवल जाति के लोग डीडवाना कुचामन में, क्यार पद्धति कहाँ पर है, सांबर में, और यहाँ पर मोरली झाड़ी और खारवाल जाति के लोग इनके द्वारा क्यार पद्धति के द्वारा या क्यारी पद्धति से ही मोरली झाड़ी की सहायता से क्या बनाते हैं, नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखें, ये जो है पंचपदरा झील है, इसमें खारवाल जाति का और मोरली झाड़ी का प्रयोग होता है। और इस पंचपदरा झील के बारे में आपको यानी स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है। अन्य खारे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो जैसे मान लो कि डेगाना है और नावा है और कुचामन है ये, और जयपुर में कौन सी, सांबर, ये अपने बात कर चुके हैं। और जैसे जोधपुर में फलोदी है, बापरण है, या फिर बालोतरा में पंचपदरा, ये दोबारा इसमें रिपीट कर दिया। और बीकानेर में लोनकरसन है, और उसके बाद में पोखरण है, कावोद है, फिर ताल छापर है या सुजानगढ़ है, ताल छापर यानी सुजानगढ़ में है, और सीकर में रेवासा झील है। ठीक है, आगे इसमें जो मैपिंग के बारे में थोड़ा सा अपने पहले भी अपने 2 बार पढ़ चुके हैं, चलते हैं आगे। अब अपने बात करते हैं, ये मुख्य मुख्य जो खारे पानी की झीलें थी उनके बारे में अपने अध्ययन कर लिए। अब अपने बात करेंगे यानी मीठे पानी की झीलें, उन सभी के बारे में अपने बात करते हुए आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तो मीठे पानी की झीलों की सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर में मिलेगी अपने को। कहाँ से मिलेगी? उदयपुर में। उदयपुर में नाम आता है पिछोला झील का, सबसे फेमस नाम है, और फतेह सागर झील का नाम आता है, और उसके बाद में उदय सागर का नाम आता है, और जेत सागर जो बड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है इसका भी नाम आता है, ये आती है उदयपुर में। इसके बाद में अजमेर में बात आती है। अजमेर ज़िले में अन्ना सागर है, या फिर फाय सागर है, या फिर पुष्कर झील है। इन सभी का यानी मीठे पानी की झीलें हैं ये। और एक झील जो ये जो झील थी किस में थी? उदयपुर में थी। अब ये किस में आ गई है? ये सलूम्बर में आ गई है। नया जिला बनने के बाद में सलूम्बर झील या सलूम्बर जिला है उसमें जयसवंत झील आ गई है अब, यानी नए जिले के बनने के बाद में। अन्य जो झीलें हैं उनके बारे में बात करें तो राजसमंद झील है, ये राजसमंद में पड़ती है। उसके बाद नक्की झील है, माउंट आबू में पड़ती है। कोलायत झील है जो बीकानेर में पड़ती है, और सिल्लीसेठ झील है जो अलवर में पड़ती है, और गड्डीसर झील है ये अपने जैसलमेर में। देखो जैसलमेर में जो झील 2 और भी है वो खारे पानी की झील है, और ये मीठे पानी की झील है। एक बुझ झील है, बुझ झील है वो भी क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और सिल्लीसेठ है वो कहाँ पर है? अलवर में। और कोलायत झील है ये बीकानेर में है। तो इनके बारे में अपने आगे अध्ययन करते हैं। चलें अपने पूरा विस्तार से थोड़ा सा इसमें मैप में और देख लेते हैं। मैप में देखो आप सबसे पहले यानी सूरसागर जो यानी अपने बीकानेर का जो गढ़ है उसके सामने ये सूरसागर झील है। ये सूरसागर या एक तालाब बना हुआ है उसको सूरसागर झील का नाम दे रखा है। और एक अनूप सागर है, और एक इसमें गजनेर है। ठीक है, एक इसमें कोलायत है ये। तो ये कोलायत, ये गजनेर और अनूप सागर और सूरसागर ये सारी बीकानेर में है। और इसके बाद अजीत सागर की बात आती है। अजीत सागर और पन्ना लाल और शाह तालाब ये कहाँ पर आते हैं? ये झुंझुनू में आते हैं। कहाँ पर आते हैं ये? अजीत सागर और पन्ना लाल शाह तालाब ये आते हैं झुंझुनू में। और ये देखो आप यानी इस तरीके से आकार दे रखा है। ये सीकर जिले का आकार है, ये नहीं प्याले के आकार का जैसा ये नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर जस्ट ये क्या है? झुंझुनू है। तो झुंझुनू में अजीत सागर, पन्ना लाल, और उसके बाद में शाह तालाब, उसके बाद में सिल्लीसेठ झील है ये अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में। उसके बाद अपने बात करते हैं एक बावड़ी है, चांद बावड़ी, फेमस बावड़ी है, दौसा में, आबानेरी दौसा में पड़ती है ये चांद बावड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार प्रश्नों में पूछी गई है। मोती झील के बारे में अपने बात यानी पहले भी नदियों के माध्यम से भी की थी और अब भी कर लेते हैं। मोती झील जो है भरतपुर की जीवन रेखा मानी जाती है और ये भरतपुर में है। ठीक है, इसके साथ ही अपने बात करते हैं यहाँ पर धौलपुर जो है, धौलपुर में तालाब सही है। धौलपुर में तालाब सही है, धौलपुर में तालाब सही। और उसके बाद में नवलखा झील है या नवल सागर झील है, ये अपने पड़ती है। जैसे मान लो कि नवलखा झील या फिर नवलखा झील और नवल सागर झील ये पड़ती है अपने अपने इसमें कोटा के जस्ट ऊपर वाला जो है बूंदी, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
आगे अपने बात करते हैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में यानी किशोर सागर झील है, ये कोटा में है। किशोर सागर झील कहाँ पर है? कोटा में है। उसके बाद यहाँ झालावाड़ में भीम सागर है। झालावाड़ में क्या है? भीम सागर है। और इसके बाद यहाँ अपने देखें, ये देखो, ये डिस्ट्रिक्ट है अपने प्रतापगढ़। उसके बाद चित्तौड़गढ़, ये है अपने कौन सा? उदयपुर। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखिए जयसमंद, यानी ये आती है कौन से? सुलुम्बर में आ गई है। आपको दिखाई दे रहा होगा सुलुम्बर में है, मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ आप मेंशन करिए। और इसके साथ अपने जैसे मान लो कि फतेह सागर झील है, ये उदयपुर में है। और उदय सागर झील है, ये उदयपुर में है। और पिछोला झील है, ये भी उदयपुर में है। राजसमंद झील है, ये कहाँ पर है? ये राजसमंद है, ये अपने पास है, यानी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। उसके नाम से ही, राजसमंद के जिले के नाम से ही राजसमंद है, इसका झील है। ये जिले का नाम भी झील के अनुसार पड़ा था। ये झील का नाम था पहले राजसमंद, और उसके बाद में इस जिले का नाम भी क्या पड़ गया? राजसमंद जिला पड़ गया। और उसके बाद अपने बात करते हैं, ये चित्तौड़गढ़ जिला है। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ जिला है, ये प्रतापगढ़ जिला है, और ये अपने बांसवाड़ा जिला है, और ये डूंगरपुर जिला है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? भूपाल सागर, या चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर झील है। कौन सी झील है? भूपाल सागर झील है। इसके बाद में ऊपर आ जाओ, यहाँ पर ये भीलवाड़ा है। और इसके बाद में यहाँ पर अजमेर है। अजमेर में अन्ना सागर झील है, और फाय सागर झील है, और पुष्कर झील है। इन झीलों के बारे में विस्तार से, अगर बड़ी बड़ी झीलें दे रखी हैं उनके विस्तार से पूछा जा सकता है, परंतु इनका नाम आपको याद होना चाहिए भी, कौन सी झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अपने बात करते हैं बालसमंद झील है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कायलाना झील है, इसको अपने कायलाना झील, ये बहुत ही फेमस है, आगे अपने बात करेंगे विस्तार से। ये भी जोधपुर में लोधी के पास में पड़ती है। गणसी सागर झील है, ये कहाँ पर? मीठे पानी की झील है गणसी सागर, और ये जैसलमेर में है। और बुज झील है, ये भी जैसलमेर में है। एक आती है बात अपने सबसे फेमस झील है जो नक्की झील है, ये सिरोही में है। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में है। तो ये नक्की झील यहाँ पर दे रखी है, ये सिरोही ये नहीं है, ये तो बाड़मेर है। और उसके बाद में ये जालोर है, और ये है सिरोही। तो ये सिरोही है, यहाँ पर नक्की झील आएगी। यहाँ नहीं है नक्की झील, यहाँ है सिरोही। ठीक है। और इसके बाद में ये नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में है, माउंट आबू में। एक इसमें गेप सागर दे रखा है, कौन सा है? गेप सागर। ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी है। और ये सारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कैसे अपने को याद रखनी है, यानी भरतपुर की जीवन रेखा, चांद बावड़ी, आबानेरी बहुत ही फेमस बावड़ी है, और तालाब साई धौलपुर में, नवलखा बूंदी में, नवल सागर भी बोलते हैं इसको, किशोर सागर यानी कोटा में, भीम सागर झालावाड़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, अन्ना सागर यानी अजमेर में, फाय सागर अजमेर में, पुष्कर झील भी अजमेर में। फिर अजीत सागर है, पन्ना लाल है, सात तालाब झुंझुनू में है। और सिल्ली सेड की बात करें तो अलवर में पड़ती है। फिर सूर सागर, अनूप सागर गजनेर, ये बीकानेर में। कोलायत भी आपने नाम सुना होगा, बीकानेर में है। और कायलाना झील है, ये फलोदी में है। और जो बालसमंद झील है, ये भी कहाँ पर? अपने जोधपुर में। फिर यह नक्की झील का नाम आता है तो नक्की झील सिरोही में है। और गेप सागर या गेब सागर ये डूंगरपुर में। और पिछोला उदय सागर पिछोला झील है, और फतेह सागर और जयसमंद सुलुम्बर में। और ये तीन झीलें ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और ये राजसमंद जो राजसमंद में। अब चलते हैं आगे, उदयपुर की झीलें। उदयपुर की पिछोला झील अपने बात कर ही ली, फतेह सागर की बात कर ली, जेत सागर झील और है, ध्यान रखना जेत सागर है, बड़ी तालाब का नाम आता है यहाँ पर जेत सागर, और इसी अपने बड़ी तालाब कहते हैं। एक उदय सागर इसमें। और सलूम्बर में कौन सी है? सलूम्बर में है जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील है। आगे बात करते हैं, जयसमंद झील है, इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ढेबर झील किसे कहते हैं, या ढेबर झील कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है ढेबर झील। और जयसमंद झील अब ये क्या हो गई है? ये पहले थी उदयपुर में, अब ये क्या हो गई है? ये सलूम्बर में आ गई है। किस में आ गई है? ये सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आने से इसका जो अब जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? सलूम्बर पड़ता है। यह कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? ये कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील का मतलब ये जय सिंह ने बनाई थी, ये अपने पेयजल के लिए, मीठे पानी के लिए, यानी कृत्रिम यानी अपने उनके द्वारा बनाई गई थी, बनवाई गई थी। ये 1685 से लेकर के 91 में, यानी 1685 से लेकर के 91 में ये इसका निर्माण किया गया था। और गोमती नदी पर बांध बना करके, कौन सी नदी पर बांध बना करके? गोमती नदी पर बांध बना करके इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है मीठे पानी की। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। और भारत की अगर मीठे पानी की बात करें तो आती है गोविंद सागर। कौन सी आती है? गोविंद सागर,
जो भाखड़ा डैम के आस जो पास में बनी हुई है उसे अपने बोलते हैं गोविंद सागर, जो हिमाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट है भारत की, और ये सेकंड नंबर की अपने पास आती है कौन सी, जयसमंद झील, ये भारत की सेकंड है, और राजस्थान की क्या है, फर्स्ट हो जाएगी। और झील की लंबाई यानी 15 किलोमीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी है, 2 से लेकर के 8 किलोमीटर तक आती है। और इसका एरिया जो अगर वर्ग फीट में बात करें या वर्ग किलोमीटर में बात करें तो ये आता है 55 वर्ग किलोमीटर में। और इसके बाद में ढेबर क्यों कहते हैं इसको, ढेबर इसलिए कहते हैं क्योंकि पहाड़ियों के पेटे में होने के कारण इसे ढेबर कहा जाता है। पहाड़ियों के पेटे में होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपने ढेबर बोलते हैं। और इस झील में 7 टापू है, कितने टापू है इसमें, 7 टापू है। और बड़ा टापू है उसका नाम है भांगड़ा, सबसे यानी बाबा का यानी भांगड़ा। सबसे छोटा टापू है उसे अपने बोलते हैं प्यारी। जो सबसे बड़ा टापू है, 7 टापू है। यानी टापुओं से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि 7 टापू है कौन सी झील से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना जयसमंद सबसे मीठे पानी की बड़ी झील, सलूम्बर का नाम आएगा, ढेबर झील का नाम आएगा, और बाबा का भांगड़ा और प्यारी का नाम आता है। तो ये किससे संबंधित है, ये जयसमंद झील से संबंधित है। तो बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। और इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति जो है कौन सी है, भील और मीणा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यानी 7 टापू है इस झील में, 7 टापुओं पर ये अपने घर बना करके और रहती है। और ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, कि छोटी मोटी झील नहीं है, कोई 1-2 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें अपने ऐसे अपने तो रहने का स्थान भी है वहाँ पर। टापू जो द्वीप छोटे छोटे बने हुए वहाँ पर रहने का स्थान भी है, और यहाँ पर लोग घर बना करके रहते हैं। और इस झील में यानी इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है श्यामपुरा नहर और दूसरी इसमें भाट नहर। तो ये 2 नहरें निकाली गई है, ये भी ध्यान में रखना आपको। यानी श्यामपुरा नहर और भाट नहर का संबंध, या इनसे निकलती कौन सी झील से निकलती है, जयसमंद से निकलती है। और झील में अधिक जलीय जैव विविधता के कारण इस झील को अपने क्या कहते हैं, यानी जलीय जीवों की शरण स्थली कहा जाता है, जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है या शरण स्थली कहा जाता है। तो ऐसे में यानी ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट, यानी ये मान के चलते हैं भी ये आने वाला प्रश्न है। और ये झीलों की अधिक जलीय जैव विविधता के कारण इस झील को अपने क्या बोलते हैं, जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। किसको, जयसमंद झील को। जयसमंद, जयसिंह और 1685 से 91 गोमती नदी, और उसके बाद में ये सेकंड नंबर की है अपने इंडिया में, और फर्स्ट नंबर की राजस्थान में। और ढेबर झील का नाम, 7 इसमें टापू, बड़ा टापू इसमें बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू इसमें प्यारी। और उसके बाद में 2 नहरें निकली गई है, श्यामपुरा और भाट नहर, और जलीय जीवों की बस्ती। इतनी बात या आप इसमें जयसमंद से संबंधित है, याद रखो। और सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है। निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ था राणा यानी जयसिंह गोमती नदी पर, ये अपने बात कर ही चुके हैं। बड़ा टापू यानी बाबा का भांगड़ा और प्यारी छोटा टापू, और जो भाट नहर और ये श्यामपुरा नहर के बारे में बात कर चुके हैं। ढेबर और जलीय जीवों की बस्ती, इनके बारे में बात कर चुके हैं। ये है यानी मैप के अंतर्गत आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, परंतु ये गोमती नदी दिखाई दे रहा है आपको। गोमती नदी है, इसका जल यहाँ आकर के इसे, ये झील है, इतनी बड़ी झील है ये इतनी दूर में ये फैली हुई है। और यहाँ पर छोटे छोटे यानी टापू बने हुए हैं ऐसे रहने के लिए। और ये 7 टापू है। और ये यहाँ से एक भाट नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है, भाट नहर। और यहाँ से एक यानी बांध बना करके, और इसमें श्यामपुरा नहर निकाली गई है। इतनी बात आप इसमें जयसमंद से याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के बारे में हर बार एक आधे प्रश्न, यानी हर परीक्षा में एक आधा प्रश्न पूछा जाता है इसमें। जैसे मान लो कि पिच्छू बंजारा के द्वारा बनाई गई थी, पिच्छू बंजारे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये पिच्छू बंजारा किसके शासन काल में था, ये राणा लाखा के काल में था। किसके शासन काल में, राणा लाखा के काल में। और ये कब बनी थी, 1388 में बन करके ये तैयार हो गई थी। और शासन काल था ये राणा लाखा का। और बंजारों द्वारा, ये बंजारों कौन सा, यानी इनके राणा लाखा के काल में जो शासन में क्या थे, बंजारे थे। और बंजारों में कौन बंजारा था, ये चिड़ीमार बंजारा था, पिच्छू नाम का बंजारा। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो अपने पिछोला झील है, इसमें 2 नदियां आती है, एक तो सिसारमा और एक आती है बुजड़ा। 2 नदियां आती है, इन 2 नदियों का विलय होता है इसे अपने झील में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पिछोला झील में कौन सी 2 नदियां आती है, सिसारमा और बुजड़ा 2 नदियां आती है। झील के पाल को महाराणा उदय सिंह के द्वारा बाद में क्या करवाया था, पक्का करवा दिया गया था। और झील में 2 टापू बने हैं। कितने टापू बने हुए हैं, 2। ये फेमस ध्यान रखना। वो तो 7 टापू जो अपने जयसमंद झील है उसमें बाबा का भांगड़ा और प्यारी, और यहाँ पर 2 टापू बने हैं।
कितने टापू बने हैं? 2। एक तो इसमें जग मंदिर है एक पर, और दूसरे पर क्या है? जग निवास महल है। एक पर तो जग मंदिर बना हुआ है, एक जग निवास महल है। जग निवास है खाली निवास के लिए, और ये जो जग मंदिर है ये फेमस रहा है, ये काफी फेमस रहा है। ये किस वजह से फेमस रहा है? एक तो यहाँ पर शाहजहां अपने खुर्रम जिसको बोलते हैं इतिहास में शाहजहां, वो अपने क्या थे, मुगल उत्तराधिकार का जब संघर्ष हो रहा था तब इन्होंने आकर के यहाँ पर शरण ली थी जग मंदिर में। और अंग्रेज जो 1857 की क्रांति में जब उनको जगह नहीं मिली थी, 1857 की क्रांति में भाग खड़े हुए थे अंग्रेज, तब उनको शरण मिली थी किसमें? जग मंदिर में। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जग मंदिर इसके लिए, अंग्रेजों के लिए और शाहजहां के लिए भी फेमस है। और झील के किनारे ये ध्यान रखना, झील के किनारे सिटी पैलेस बना हुआ है। और नटनी का चबूतरा, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील में बना हुआ है? ये नटनी का चबूतरा है, ये पिछोला झील में, ध्यान रखना, ठीक है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील में, और सिटी पैलेस भी यही है। और जग मंदिर महल जो ये शरण ली थी या शरण स्थली रहा है किनकी? शाहजहां की और अंग्रेजों की, ठीक है। जग मंदिर महल में वर्तमान में क्या है? जग मंदिर महल में वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है वर्तमान में, और इस तरीके से ये अपने पिछोला झील की बातें पूरी होती है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं फतेह सागर झील। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। और इससे पहले वाली जयसमंद पड़ी थी सलूम्बर में, ध्यान रखना ये सलूम्बर में। और इससे पीछे वाली यानी उदयपुर की झीलें वो पड़ रहे हैं, पिछोला पड़ ली और अपने जयसमंद पड़ ली। और इसके बाद में अपने आती है कौन सी? फतेह सागर झील के बारे में बात करेंगे अभी। इसको देवली तालाब भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है, देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण इसका राणा जय सिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में करवाया गया था, और बाद में ये झील का रूप ले लिया इसने। और उसके बाद में अपने पुनर्निर्माण इसका करवाया था फतेह सिंह ने, और 1888 में। और जब इसका निर्माण हुआ था तब ये राणा जय सिंह के द्वारा 1678 में करवाया गया था। कब? 1678 में। और फतेह सिंह ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था 1888 के आसपास से। इसके यानी बांध की नींव जो ड्यूक ऑफ कन्नौट, इसके बांध की नींव रखी गई थी, यानी किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी। इसलिए यहाँ पर कन्नौट बांध भी कहा जाता है, इसे कन्नौट बांध भी कहा जाता है इसको। शोर वेधशाला बनी हुई यहाँ पर, टेलीस्कोप यानी शोर वेधशाला झील में टापू पर बनी हुई है। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए 1975 में यहाँ पर सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। 1975 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इस यानी झील के एक टापू पर। नेहरू गार्डन यहीं स्थापित है, यानी 1967 में स्थापित किया गया था नेहरू गार्डन, और झील के किनारे मध्य टापू पर नेहरू गार्डन स्थापित किया गया है। तो नेहरू गार्डन का संबंध जो है वो किससे? फतेह सागर से। यानी नेहरू ने क्या कर लिया था? फतेह कर ली थी, तो इसका मतलब नेहरू गार्डन यही बना दिया था। और सहेलियों की बाड़ी जो सबसे फेमस, यानी प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न आ गया है पेपरों में, और ऐसे में सहेलियों की बाड़ी जो इसी झील के यानी किनारे पर या इसी झील के किनारे उद्यान है, सहेलियों की बाड़ी बोला जाता है। और सहेलियों की बाड़ी का संबंध जो है कौन सी झील से है? फतेह सागर झील से है। तो सहेलियों ने और नेहरू गार्डन का संबंध, सौर वेधशाला का संबंध यानी सौर संयंत्र का संबंध है सांबर झील से, ध्यान रखना। और सौर वेधशाला का संबंध है ये किससे है? फतेह सागर से है। इन्हीं में से प्रश्न बन जाएंगे, आप यानी हल्के में ले रहे हो, ये प्रश्न यही एक एक लाइन में एक एक शब्द में प्रश्न है। और फतेह सागर यानी फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था इसके बांध को, ड्यूक ऑफ कन्नौट। ये प्रश्न कन्नौट वाला प्रश्न काफी बार पूछा गया। सूर्य के दिन के लिए 1975 में यहाँ पर क्या करवाया गया था? यानी सौर वेधशाला बनवाई गई थी। और ये कहाँ की बात है? ये फतेह सागर झील की बात है। देवली तालाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये चारों पांचों लाइनें दे करके और स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सही नहीं है और कौन से सही है। तो आपके यानी अगर पूरी तरीके से याद नहीं है तो आप इसको सही नहीं कर पाओगे। अगर पूरी तरह से याद है, अभी आपके याद है, अगर आप देख रहे हो तो याद है, परंतु आप 2-4 दिन बाद में फिर में इसमें क्या हो जाएगा, या इसमें भूल जाओगे, और फिर ये पेपर नज़दीक आएगा तो फिर और पूर्णतः भूल जाओगे। इसको बार बार याद करना है, लिख भी सकते हो आप, बार बार रिपीट करोगे तो ये याद रहेंगे, प्रश्नों के माध्यम से या फिर ये डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं उदय सागर की। इसका यानी निर्माता जो है कौन थे? महाराणा उदय सिंह। कौन थे? महाराणा उदय सिंह। 1559 की बात है, और 1559 से लेकर के 1564 में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये क्या होती है? उदय सागर झील, जैसे मान लो कि ये नदी आ रही है, आयड़ नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? आयड़ नदी आ रही है।
और ये किसका निर्माण कराती है, ये उदय सागर झील का निर्माण करवाती है। किसका, उदय सागर झील का निर्माण करती है। उसके बाद में ये नदी का पानी जो आगे निकलता है और नदी का पानी आगे निकल करके बेड़च नदी, मतलब आगे नदी निकल जाती है। तो ये झील है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, पहले तो यहाँ पर ये जो नदी है ये आयड नदी के नाम से जानी जाती है। आयड नदी ये उदय सागर झील में गिरने के बाद में ये आगे निकलती है, बाद में ये किस नाम से निकलेगी, ये बेड़च नाम से कहलाई जाएगी, बेड़च नाम से कहलाई जाएगी। तो आयड नदी और बेड़च नदी एक ही नदी है और ये उदय सागर झील में अपना नाम परिवर्तन करके और ये बेड़च के नाम से निकलती है। तो ये ध्यान रखना आप, उदय सागर इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने, और आयड नदी है इसमें गिरने से पहले बेड़च नदी कहलाती है। इसमें गिरने से पहले इसमें बेड़च कहलाती है। ठीक है, तो आयड नदी इसमें यानी गिरने से बाद, यानी गिरने के बाद, ध्यान रखो गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। तो आयड नदी है और गिरने के बाद में क्या कहलाती है, बेड़च के नाम से आगे बाहर निकल जाती है और ये आगे बनास नदी का यानी सहायक नदी बनती है। बड़ी तालाब और जेत सागर, इसका निर्माण यानी क्या किसने करवाया था, बड़ी तालाब और जेत सागर, इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था और माता जेत कंवर की स्मृति में, और राज्य का सबसे बड़ा मत्स्य बीज के अंदर यही स्थापित है। ध्यान रखना, ये दूसरी झील यानी ये उदय सागर पढ़ ली, उसके बाद में बड़ी तालाब या इसको जेत सागर झील के नाम से जानते हैं, और ये सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मत्स्य बीज के अंदर स्थापित है, यहाँ पर किसमें, जेत सागर में। ठीक है, और बड़ी तालाब में, ध्यान रखना ये। और उसके बाद ये उदयपुर की झीलें हो रही है सारी, उदयपुर में ये सारी, ठीक है, बड़ी तालाब उदयपुर में। इसके बाद आती है उदयपुर की अन्य झीलें, कौन कौन सी है, स्वरूप सागर यही है और रंग सागर भी यही है, और दूध तलाई जो झील है वो भी यही है, दूध तलाई झील वो भी यही उदयपुर में है। आगे बात करते हैं अपने राजसमंद की। राजसमंद झील अपने जिले में एक ही है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, वो ये राज सिंह के द्वारा करवाई गई थी, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, राजसमंद पड़ा था। ये कब करवाई गई थी, ये 1600 यानी 62 से लेकर के 1676 में इसका निर्माण हुआ था। और अकाल रात हेतु ये गोमती नदी को रोक करके, इसको यानी गोमती नदी को रोक करके और इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी को, गोमती नदी को। एक और गोमती नदी का अपने निर्माण करवाया गया था, कौन सी झील, अपने जयसमंद झील के बारे में अपने ये पढ़ा था कि गोमती नदी का जल उसमें आता है, किसमें, जयसमंद झील में। और अकाल रात हेतु यानी यहाँ पर क्या हुआ था, गोमती नदी का जल को रोक करके, और यहाँ दयाल साह झील निर्माण में वित्तीय सहायता देने वाले व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। दयाल साह का संबंध जो है ये अपने पास है, क्या है, राजसमंद है झील। तो झील निर्माण के लिए वित्तीय संबंध या वित्तीय सहायता अपने को देने वाले कौन थे, दयाल साह थे। झील के किनारे क्या है, एक ये ध्यान रखना, एक तो दयाल साह का नाम याद रखना, और उसके बाद में घेवर माता का नाम याद रखना। घेवर माता जो है यहाँ इसके क्या है, किनारे इसमें मंदिर बना हुआ है घेवर माता का। घेवर माता के बारे में अपने ये कहावत है कि ये बिना पति के सती हो गई थी, बिना पति के सती होने वाली माता है ये, और इसे घेवर माता यहाँ पर पूजा होती है इसकी। और दयाल साह दुर्ग भी बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है, और 9 चौकी की पाल भी बनी हुई है यहाँ पर। राजसमंद में यहाँ पर क्या बनी हुई है, 9 चौकी की पाल भी बनी हुई है। तो 9 चौकी का पाल का संबंध जो है ना, 9 चौकी पाल, इसका संबंध राजसमंद झील से है। और घेवर, जो घेवर झील के किनारे यानी झील की पाल में जिंदा दफन महिला, इसका नाम था घेवर, और इसलिए यहाँ पर घेवर माता का मंदिर है। और ये घेवर माता के संबंध में अगर कहा जाए तो बिना पति के सती होने वाली औरत के रूप में पहले था नाम, और बाद में इसका नाम यानी घेवर माता पड़ा, और घेवर माता से मंदिर बना, और मंदिर में आज इसकी क्या हो रही है, पूजा अर्चना की जाती है। तो 9 चौकी की पाल, ये ध्यान रखें, 9 चौकी पाल यानी झील का उत्तरी पाल है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकते हैं आजकल क्या है कि 9 चौकी की पाल कहाँ पर, कौन सी झील से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछ लिया कि राजसमंद झील में, ठीक है। अब दिनों जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे, यानी आज से 2010 साल यानी 10 अपने 15 साल पहले की बात है कि 9 चौकी की पाल संबंध कौन सी झील से है, तो ये राजसमंद झील से। अब प्रश्न कैसे बनने लगे, उत्तर वही है, शब्द वही है, झीलें वही हैं, पर इसका प्रश्न का पैटर्न कैसे चेंज हो गया कि इसका उत्तरी भाग पूछ लिया, ठीक है, उत्तरी पाल पूछ लिया, दक्षिणी पाल पूछ लिया, पूर्वी पाल पूछ लिया। ये संबंध कथन सही है या असत्य, इनके बारे में पूछता, पूरी तरह से अपने पढ़ना पड़ेगा। अब इन चीजों को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यानी राज सिंह प्रशस्ति के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण कुल 25 शिलालेख है। राज प्रशस्ति
राज सिंह प्रशस्ति है जो यहाँ पर 25 शिलालेख है और ये 1917 यहाँ पर श्लोक है इसके अंदर उत्कीर्ण किए गए हैं। नौ चौकी की पाल पर, नौ चौकी की पाल पर यानी 25 शिलालेखों का निर्माण या लिखे गए हैं वहां पर और 1917 इसमें श्लोक लिखे गए हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। और किसके द्वारा लिखे गए? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित है ये। और इसमें क्या रचना इसमें क्या की गई है? इसमें की गई है कि बप्पा रावल से लेकर के, बप्पा रावल का जो शासन था उससे लेकर के और राज सिंह तक का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इसमें यानी जो इन राज सिंह से पहले आने वाले कुंभा, तो कुंभा का वर्णन सर्वाधिक यहाँ पर किया गया है। और इस झील के किनारे सूर्य घड़ी, जो सूर्य घड़ी है, इसके अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। तो सूर्य घड़ी की अवशेष भी यहाँ पर पाए या मिले हैं। और ऐसे में अपने इन राजसमंद झीलों के बारे में इतने जो डाटा है वो याद रखेंगे। दयाल साय दुर्ग या दयाल साय का संबंध यही इसी झील से है। वित्तीय सहायता देने के लिए घेवर माता का संबंध है। द्वारकाधीश मंदिर है। नौ चौकी की पाल है और उत्तरी पाल पर क्या है? राज प्रशस्ति लिखा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर 25 शिलालेख हैं और 1917 यहाँ पर श्लोक है और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और सर्वाधिक वर्णन किसका है? कुंभा का है। और सूर्य घड़ी के जो अवशेष हैं वो भी यहीं राजसमंद झील से मिलते हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गोमती नदी को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया था। और कब की बात है? 1662 से लेकर के 76 की बात है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अजमेर की झीलें, अजमेर की झीलों के बारे में बात करें तो अन्ना सागर झील है और फाय सागर झील है और पुष्कर झील है। तो अन्ना सागर झील, अन्ना सागर अजमेर में पड़ती है और ये अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया गया था। और 1136 से लेकर के 37 इसका निर्माण काल है। 1136 और 37 यानी इसमें अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसका नाम इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? अन्ना सागर नाम पड़ा। और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? बांडी नदी। कौन सी नदी पर? बांडी नदी। अजमेर बांडी नदी और बांडी नदी पर ये यानी कौन सी झील बनाई गई है? अन्ना सागर झील बनाई गई। विशेषता इसकी क्या है? जहांगीर द्वारा निर्मित यानी दौलत बाग, दौलत यानी जहांगीर के द्वारा यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। आज वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न यानी मैंने 5 बार कम से कम पेपरों में देख लिया, यानी 5 पेपरों में से देख लिया मैंने कि इसका नाम ये पूछा, दौलत बाग को किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान को पहले किसके नाम से जानते थे? दौलत बाग के नाम से जानते थे। कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ लिया और कभी ये पूछ लिया कि ये कहाँ पर है, इसकी विशेषता यानी ये कहाँ पर है दौलत बाग और या सुभाष उद्यान? तो अन्ना सागर झील में, अजमेर में, ध्यान रखना। तो ऐसे में आप याद रखोगे भी, ठीक है। सुभाष जो दौलत वाले थे, ये ध्यान रखना, दौलत यानी दौलत वाले जो सुभाष जो है वो कहाँ रहते थे? अजमेर रहते थे, ध्यान रखना। और उसके बाद में अपने साझा द्वारा निर्मित यानी बारादरी संगमरमर छतरियां यहाँ पर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? बारादरी छतरियों का निर्माण करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और शाहजहां के द्वारा ये बारादरी का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, अपने फाय सागर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इंजीनियर फाय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अकाल रात योजना के तहत बांडी नदी का जल रोक करके यह बांध बना करके क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। 1891 और 92 की बात है। फिर बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर झील है, ये तीर्थराज बोलते हैं इस पुष्कर झील को, या पुष्कर को तीर्थराज बोलते हैं, या फिर तीर्थों का मामा कहते हैं इसको, या फिर 5वां तीर्थ कहते हैं, या फिर इसको सबसे पवित्र झील कहा जाता है। कौन सी झील को? यानी पुष्कर झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। 5वां तीर्थ बोलते हैं, या तीर्थों का मामा बोलते हैं, या फिर तीर्थराज बोला जाता है इसको, पुष्कर झील को। क्रेटर झील यानी क्रेटर निर्मित झील का उदाहरण है ये। ज्वालामुखी से निर्मित होती है क्रेटर जो झील होती है, उसे अपने बोलते हैं क्रेटर झील। जैसे ज्वालामुखी अपने, जैसे मान लो कि ज्वालामुखी निकलता है बाहर और उसके बाद में फिर लावा निकलने के बाद में जब ये मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर फैलता है, उसके बाद में कई बार क्या होता है, जैसे बाहर निकलता और अंदर ही इसके अंदर ऐसे गुफा बन जाती है और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता रहता है, उसे बोलते हैं क्रेटर झील। और ऊपर यानी काफ़ी ऊंचाई पर ये बरसात का पानी ये झील का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में ये क्रेटर झील का निर्मित यहाँ होना और यहाँ ज्वालामुखी के द्वारा झील निर्मित होना ऐसी मानी जाती है। कौन सी झील है? ये पुष्कर झील को माना जाता है। हर वर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का संबंध और कोलायत या जो कोलायत में मेला लगता है वहाँ का भी संबंध यानी कार्तिक पूर्णिमा से ही है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है यहाँ पर, इस मेले को रंगीला मेला कहा जाता है। ये प्रश्न पहले नहीं था और बाद में जब आया पेपर में
तब इसको नाम देने लगे और तब से ये पढ़ाने भी लगे थे। और इसका नाम रंगीला मेला या फिर पुष्कर, जो रंगीला मेला कहाँ पर लगता है, पुष्कर झील के किनारे लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रंगीला मेला यहाँ पर बोला जाता है राजस्थान में इसको। झील की पाल पर यानी झील की पाल का निर्माण जो है पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था, ये माना जाता है। और मराठों ने यहाँ पर 52 घाट बनाए थे। जब मराठों का यहाँ आक्रमण हो रहा था उस टाइम यानी मराठों का यहाँ पर 52 घाट या घाटों का निर्माण करवाया गया था। और झील में दीपदान की परंपरा है यहाँ पर, यह भी ध्यान रखना कि दीपदान की परंपरा है ना, वो इसी झील से संबंधित है, फायसा यानी पुष्कर झील से संबंधित है दीपदान की जो परंपरा है। तो दीपदान इन्हीं 52 घाटों में यानी करवाए जाते हैं। दीपदान की परंपरा यही पुष्कर झील से संबंधित है। प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर, प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का एकमात्र मंदिर यहीं अपने को नजर आता है, वो इसी झील के किनारे नजर आता है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर प्राचीन यानी एकमात्र भारत का जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो यही है अजमेर यानी पुष्कर अजमेर में है। और सावित्री जी का मंदिर भी यही उसके पास में ही है। और 52 घाटों मराठों का यानी जो मराठों के द्वारा 52 घाटों का निर्माण और दीपदान की परंपरा, पुष्करना ब्राह्मण, उसके बाद रंगीला मेला और सबसे पवित्र 5वां तीर्थ मामा यानी तीर्थों का मामा और तीर्थराज और करेक्टर झील का निर्माण, ये सारी चीज किससे संबंधित है, पुष्कर झील से संबंधित है। झील में अस्थियां विसर्जित की गई थी यानी ये पवित्र झील मानी जाती है। इसलिए लगभग लोग क्या करते हैं, जो फेमस लोग या फिर अपने जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, यानी इस झील में गंगा के जाने की बजाय ये इस झील में अपनी अस्थियां विसर्जित यानी करवाने के लिए पहले बोल जाते हैं। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मेरी जो है अस्थियां वो इसी झील में प्रवाहित की जाए और विसर्जित करना। और उसके बाद महात्मा गांधी की भी और बाला ठाकरे साहब की और अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां प्रवाहित है यहाँ पर यानी विसर्जित की गई थी, वो किस झील में की गई है, पुष्कर झील में। इस झील में कनाडा के सहयोग से, इस झील में क्या है, कनाडा के सहयोग से सफाई कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से सफाई कार्यक्रम चलाए गए। ये ध्यान रखना, कनाडा के सहयोग से, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कनाडा के सहयोग से कौन सा झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया, कौन सी झील में, तो ये है पुष्कर झील में। महिला घाट भी यहाँ पर है। महिला घाट यहाँ पर 1911 में यानी मैडम क्यूरी आई थी और 1911 में जब मैडम क्यूरी ने यहाँ पर इस घाट का निर्माण करवाया गया था और इसे बोलते हैं महिला घाट। तो महिला घाट का संबंध किससे है, यानी यहीं पुष्कर झील के किनारे पर है महिला घाट और मैडम क्यूरी के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया था और इसको गांधी घाट भी नाम दिया जाता है। चलो चलते हैं आगे। फिर बात यानी इतनी बातें आपको इसमें फायसागर के रूप में याद रखनी है, फायसागर झील के। मीठे पानी के अन्य झीलों के बारे में बात करें तो कोलायत झील है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा का संबंध यानी कोलायत झील से भी है। और ये पुष्कर जो मेला लगता है उस या पुष्कर जो अपने झील है उसके किनारे जो मेला लगता है रंगीला मेला, उसमें भी आपको कार्तिक पूर्णिमा पढ़ने को मिला था। कोलायत यानी मरु उद्यान का नाम, इसका उपनाम अपने कहते हैं मरु उद्यान है यहाँ पर, और नखलिस्तान भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है और कपिल मुनि का मेला लगता है यहाँ पर, और कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम भी है। और यहाँ चारण जाति, ये माना जाता है कि चारण जाति इसका दर्शन नहीं करते हैं, झील का दर्शन नहीं करते हैं, चारण जाति के द्वारा झील का दर्शन नहीं किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान रखना, मेला लगता है यहाँ पर और कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम है। और फिर बात करते हैं अपने सिल्लीसेड की। तो सिल्लीसेड जो है अपने अलवर में है और अलवर राजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी हेतु निर्मित करवाई गई थी। इस झील का निर्माण किया गया था और इसे राजा का यानी जो राजस्थान का नंदन कानन यानी इसे भी कहा जाता है। किसको, राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और सरिस्का नंदन कानन यानी जो वन, अपने बात करते हैं वनों की बात आती है तो ये राजस्थान का नंदन कानन वन कहाँ पर है, सिल्लीसेड झील के आसपास जितना भी यहाँ पर जो वनीय क्षेत्र है उसे बोलते हैं नंदन कानन, या नंदन कानन राजस्थान का यहीं बोलते हैं। और सरिस्का अभ्यारण्य जो इसी झील के किनारे यहाँ यहीं पर स्थित है। कौन सा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। और उसके बाद में बात करते हैं मोती झील की। तो मोती झील भरतपुर में, कहाँ पर है, भरतपुर में, और भरतपुर की जीवन रेखा मानी जाती है मोती झील। और मोती झील से प्राप्त नील हरित शैवाल मिलते हैं यहाँ से, और जिससे इन शैवालों से क्या होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होता है। और रूपा रेल नदी पर ये निर्मित है। कौन सी, ये जो मोती झील है। तो मोती झील का संबंध यानी किससे है, रूपा रेल नदी। और रूपा रेल नदी जो कहाँ से संबंधित है, ये रूपा रेल ये भरतपुर से संबंधित है और भरतपुर की जीवन रेखा मानी जाती है। मोती झील से प्राप्त या नील हरित शैवाल जो अपने नाइट्रोजन युक्त यानी खाद प्राप्त करते हैं वो भी यहीं अपने खाद बनती है। और मोती झील का संबंध
भरतपुर से, इतना आप याद रखोगे। आगे चलते हैं फिर नक्की झील के बारे में। लास्ट झील है ये, बस लास्ट ही है नक्की झील के बारे में। तो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील, सबसे ऊंची तो है ही है, ठीक है, नक्की झील माउंट आबू पर है, और सबसे गहरी झील है, 35 किलोमीटर अपने 35 मीटर की इसकी गहराई है, 35 मीटर की गहराई है। और नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है, क्रेटर झील का उदाहरण है ये। देखो क्रेटर झील अपने पहले भी पढ़ गए हैं। क्रेटर झील का मतलब जैसे मान लो कि ज्वालामुखी है, यहाँ पृथ्वी से ज्वालामुखी जब बाहर निकला, ये लावा है, अब ये लावा जब ये बाहर निकलेगा उसके बाद में फैलता जाएगा और फैलता जाएगा ऐसे, और फैलेगा, उसके बाद में फैलेगा फैलेगा, और ऐसे करते करते ऊपर यहाँ फैलते फैलते फिर क्या करता है, ये शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद में यहाँ पर जैसे मान लो कि गड्ढा सा बन जाता है वैसे, और गड्ढा सा बनने के बाद में ये पानी जो है ये यहाँ से बरसात का पानी इकट्ठा होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये झील का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे में झील का रूप धारण कर लेगी तो इसे अपने बोलेंगे क्रेटर झील। क्रेटर झील का उदाहरण है कालडेरा झील भी बोलते हैं इसको। कौन सी बोलते हैं? कालडेरा झील भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे यानी टोडरोक और नंदरोक झील के किनारे आकृति है, यानी किसकी? चट्टानों की आकृति है। किसकी? चट्टानों की आकृति है, यानी टोडरोक के और नंदरोक इसको बोला जाता है। जो बड़ी वाली है वो टोडरोक है, और नंदरोक है वो छोटी वाली है, चट्टान है, और यहाँ चट्टानों की आकृति है, वो मेंढक के समान अपने को नजर आती है आकृति, और इसे बोलते हैं अपने यानी टोडरोक और नंदरोक। ये कहाँ पर अपने को? नक्की झील में मिलती है। रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, रघुनाथ जी का मंदिर झील के किनारे स्थित है, रघुनाथ जी का मंदिर है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन इसी झील के किनारे पर बना हुआ है, हिल स्टेशन इसी झील को माना गया है, यानी एकमात्र राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है। और ग्रासीय जनजाति इस झील में अस्थियां विसर्जन करने के लिए अपने यहाँ पर आती है। ग्रासीय जनजाति के द्वारा यहाँ पर यानी अपने जो अस्थि विसर्जन करने के लिए इसी झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील सबसे ठंडी झील, सबसे ठंडी झील माना जाता है। शीत ऋतु में ये जम जाती है, इसमें बर्फ के ऊपर परत जम जाती है, और सबसे ठंडी झील मानी जाती है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर जब ताप यानी टेम्परेचर जो कम होता है, और वैसे ही, और जैसे मान लो कि ये सर्दियों के मौसम में ये क्या हो जाता है, इसका पानी जम जाता है। तो आगे बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक बार इस मैप को एक बार और देख लो अच्छे तरीके से, यानी गजनेर झील शुद्ध पानी का दर्पण बोलते हैं इसको, यानी शुद्ध पानी का झील दर्पण गजनेर झील, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। उसके बाद अपने ये देखो यहाँ पर क्या है? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील का संबंध किससे है? हनुमानगढ़ से। उसके बाद में बात करें बीकानेर, इसमें सूर सागर है, अनूप सागर है, गजनेर है, कोलायत झील है। और उसके बाद में अजीत सागर है, अजीत सागर झुंझुनू में है, पन्नालाल और शाह तालाब ये भी झुंझुनू में है। उसके बाद में सिल्ली सेड की बात करते हैं, सिल्ली सेड है अलवर में, और ये चांद बावड़ी कहाँ पर है? ये चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। मोती झील का संबंध यानी किससे है? भरतपुर से। भरतपुर की जीवन रेखा मानी जाती है, और N2 या नाइट्रोजन युक्त यानी खाद यहाँ पर नील हरित सेवाल के द्वारा बनाई जाती है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। मचकुंड तालाब साई ये दोनों कहाँ पर है अपने को? ये अपने धौलपुर में मिल रहे हैं। और उसके बाद में अपने बूंदी में नवलखा झील है। कौन सी झील है? नवलखा झील है बूंदी में। और यहाँ पर जेत सागर है, नवल सागर बोलते हैं, और कनक सागर भी यही है। और गेप सागर एक है, गेब सागर, ये देखना गेब सागर, गेब सागर है डूंगरपुर में। और गेप सागर है ना, ये बहुत कम पूछा गया, परंतु ये गेप सागर है, ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बूंदी से। किससे है? बूंदी से। तो ये ध्यान रखना। किशोर सागर कोटा से है, और किशोर सागर का संबंध किससे है? कोटा से है। और मानसरोवर का संबंध किससे है? झालावाड़ से है। और भीम सागर चित्तौड़गढ़ से है, भोपाल सागर भी चित्तौड़गढ़ से, इसका भी ये ध्यान रखना। इसके बाद अपने गेब सागर, अगर बैल लग गया तो गेब सागर डूंगरपुर से है। और इसके बाद यहाँ अगर बात करते हैं, यानी उदयपुर में पिछोला झील का बात अपने कर ही ली, उदय सागर की बात कर ली, यानी बेड़चोरा एड की बात कर ली, उसके बाद में फतेह सागर की बात कर ली, और जयसमंद यानी यहाँ पर सलुम्बर वाली जयसमंद झील का भी अपने जिक्र कर लिया। उसके बाद में अपने बात करते हैं यहाँ पर राजसमंद झील है। राजसमंद आपको दिखाई नहीं दे रही है, परंतु ये आप मेरे बोलने के साथ में देखो, आप मैं निशान लगा रहा हूँ, राजसमंद झील है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा। और इसी के साथ में नंदसमंद झील भी इसी में है। और नंदसमंद की बात आती है जब अपने को बालसमंद याद आता है, तो ये बालसमंद अपने जोधपुर में, ध्यान रखना। तो जब राजसमंद और नंदसमंद बालसमंद इनका संबंध यानी आपको एक साथ में ये यानी इकट्ठे याद होने चाहिए। उसके बाद में अपने अजमेर में बात करते हैं अन्ना सागर और फाय सागर और पुष्कर झील, इन सभी के बारे में अपने बात कर चुके हैं। पुष्कर झील के बारे में फेमस क्या है? यहाँ पर जो अस्थियां विसर्जित करने के लिए
गांधी जी यहाँ पर यानी गांधी जी की अस्थियां जो विसर्जित की गई थी पुष्कर झील में। और कार्तिक माह यानी कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है वो यहाँ पुष्कर झील और रंगीला मेला यहीं बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कायलाना झील है जो वो कहाँ पर है, फलोदी में है। और इसके बाद यहाँ गढ़सी सागर झील है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। और बुद्ध झील का नाम भी किसमें आता है, जैसलमेर में आता है। एक अमर सागर झील है यहाँ पर भी। ये देखो पूरा जो मैप है ये इस पूरे मैप का अध्ययन कर लेना और सारी झीलें आपको खारे और मीठे पानी की सारी याद हो जाएगी। और उसके बाद में ये अमर सागर झील है ये कहाँ पर है, ये भी जैसलमेर में है। एक आप ध्यान रखना कायलाना झील है, इसकी विशेष बात यह है कि कायलाना झील का जो निर्माण करवाया था प्रताप सागर, यानी ये निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसलिए 1872 की बात है ये, और इसलिए इसके प्रताप सागर भी कहा जाता है, इसको प्रताप सागर भी कहा जाता है। अगर कायलाना झील में अगर पानी की कमी आ जाए तो यहाँ पर आईजीएनपी की राजीव गांधी शाखा लिफ्ट नहर है। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी एक राजीव गांधी लिफ्ट नहर बनाई गई है और इस लिफ्ट नहर के माध्यम से इसका जलापूर्ति की जाती है। इसकी कायलाना झील में जलापूर्ति यानी यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है, पेयजल के लिए भी और जल आपूर्ति, या वहाँ पर छोटे जीव हैं उसमें जीव रहने वाले हैं वो, यानी जब पानी सूख जाता है तब ये जलापूर्ति किससे करवाते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से। और ये पानी कहाँ का जाता है, ये जाता है आईजीएनपी, और आईजीएनपी में कहाँ से आता है, सतलज नदी से पानी आता है। तो ध्यान रखना ये सतलज नदी का पानी है वो संबंध किससे है, कायलाना झील से संबंध है। और आईजीएनपी के द्वारा इसमें यानी पानी वितरित, ये इसमें लाइन अपने पढ़ दी और उसके बाद में लगभग ये सारे अपने बात इसमें कर चुके हैं। तो इसके बाद में अपने ठीक है भाई, आज अपने ये समाप्त हो गई है पूरी क्लास, झीलों के बारे में पूरी यानी डिटेल से पढ़ा है। और फिर भी कोई प्रश्न इसमें या कोई लाइन ऐसी रह गई है, कोई शब्दों के बारे में कोई बात करनी रह गई है तो अपने प्रश्नों के माध्यम से पूरी कर लेंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक अपने बहुउद्देशीय परियोजनाएं लेके आएंगे। और इससे पहले जितनी भी क्लासें ली है उसको आराम से आप लगाइए और अच्छे से यानी इत्मीनान से आप पूरे तरीके से पढ़िए, ताकि नदियों के बारे में क्लियर हो जाए आपकी। नदियाँ जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक झीलें आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो नदियाँ पहले पढ़ो और उससे पहले जो है भौतिक प्रदेश है वो पढ़ो और सामान्य परिचय पढ़ते हुए। राजस्थान में इतने ही अपने 5-6 टॉपिक हुए हैं और इसके बाद में अपने धीरे धीरे इसको पूरा कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।